स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मनी मंत्रा में। और अब अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स की और आपको बताएंगे कि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए सही निवेश विकल्प कौन सा है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्क्रिप्ट बॉक्स के फाउंडर और सीबीओ प्रतीक मेहता और साथ ही जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। शुरुआत करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ और सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहती हूँ मनोज का। मेरे साथ फोन लाइन पे मनोज हैं? हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हालचाल? मनोज? हाँ मैम सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? लद्दाख से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, लद्दाख में बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, कब से हैं आप डिफेंस में? मैं काफी साल हो गए मैम, नंबर ऑफ इयर्स, मोर देन 20 इयर्स। बहुत अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमें भेजा। बताएं किस तरह से आपने अपनी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक की है? मैम बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे पास कुछ प्रोविडेंट फंड में भी कुछ 30-35 के करीब है अभी, 30-35 लाख। बट अदर देन दैट मैंने कुछ म्यूचुअल फंड 2014 में शुरू किए थे। एज आई हैव ऑलरेडी गिवन, ये डिफरेंट आदित्य बिरला वगैरह में डाले हैं मैम मैंने। उसमें आई एम थिंकिंग कि मैं 2026 तक उसको कंटिन्यू करूंगा मैम। दिसंबर 26 तक आई एम जस्ट थिंकिंग कि उसको 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं हम। आपने 2014 से शुरुआत की है ना? हाँ जी मैम, मई 2014 मैम। और आपने ये जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, सलाह ली है? मैम मैं एक लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर थे, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो वहाँ से किसी से लिया था आइडिया, तो इसमें डाला मैम। क्या निवेश को बढ़ाया भी है कि 2014 से ही आप लगभग 12,500 का निवेश कर रहे हैं? नहीं, मैंने 3,000 से शुरू किया था मैम, करते करते अभी 12,500 में आ गया मैम। और उसके बाद एक और मैंने लिया है 2500 का, टोटल 15,000 रुपए के म्यूचुअल फंड इस समय करवा रहा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ आई कैन रीच अप टू 26 1 करोड़ रुपीस, कैसे उसको पहुंच सकते हैं। 2026 में कोई खास टारगेट है क्या जो पूरा होना है? नहीं मैम, इट इज नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट थिंकिंग टू बिल्ड ए हाउस इन 2026 मैम। और तब आपको लगता है कि 1 करोड़ पर्याप्त होगा? यस मैम। है ना, महंगाई को आपने देख रखा होगा ना? यस मैम। बहुत बढ़िया। प्रतीक, आपके पास आएगा इनका सवाल। फंड्स के नाम आपके सामने हैं। इनके पास कुल मिला के अब 6 फंड्स हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके ये पोर्टफोलियो बनाया है। इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो तो बना रखा है, लेकिन कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि है। HDFC टॉप 100 और साथ ही 2 मल्टी कैप स्कीम्स हैं इनके पास। क्या बदलाव करने चाहिए? बिल्कुल सर। सबसे पहले मनोज, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे और हमारे देश की रक्षा करने के लिए। और मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने 2014 में शुरू किया और आपने 3,000 से धीरे धीरे बढ़ा के अब इसको 15,000 तक ले आए। मैंने आपके फंड्स देखे हैं। आपके अधिकतर फंड्स जो हैं वो लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में है, और उसमें भी आपके 4 फंड डाइवर्सिफाइड में और 2 लार्ज कैप में। तो पहले तो मैं कहूंगा कि इतने ज्यादा फंड सेम कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम जो फंड है वो ब्रॉडली मार्केट की सेम तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो डाइवर्सिफाइड फंड है, 4 फंड है, वो लगभग एक तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज कैप फंड है, वो एक ही तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर मैं आपके फंड्स की लिस्ट देखता हूं तो ये अगर मैं पिछले 5 साल का रिटर्न देखता हूं या थोड़ा लंबा भी देखता हूं, तो जब ये सारे अच्छे फंड हैं, लेकिन इनसे बेहतर फंड भी मार्केट के अंदर है अभी। तो मैं कहूंगा कि आपको लार्ज कैप में आप 1 से 2 फंड रखिए, डाइवर्सिफाइड में 1 से 2 रखिए, एक आप मिड कैप में रखिए और एक आप इंटरनेशनल कैटेगरी में भी रखिए, क्योंकि आप ग्लोबली भी आजकल काफी कंपनीज के अंदर बढ़ोतरी हो रही है और आपको उनसे लाभ भी हो सकता है। तो मेरे विचार में आप अगर लार्ज कैप देखेंगे तो मीरा एसेट का लार्ज कैप फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, या फिर अगर आप डाइवर्सिफाइड देखेंगे तो पराग पारिक है, इन्वेस्को का फंड है, आप वो देख सकते हैं दोनों। और मिड कैप में आप फिर से एक्सिस का एक मिड कैप फंड है और निपॉन का इंडिया ग्रोथ फंड है, वो दोनों अच्छे फंड हैं। इंटरनेशनल में फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फीडर फंड है, वो अच्छे फंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन सब में बांट सकते हैं। लगभग आप 5,000 आप लार्ज कैप में डालिए, 5,000 आप डाइवर्सिफाइड में रखिए और 2,500 मिड कैप और इंटरनेशनल में डाल सकते हैं।
आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है उसके अंदर आप अगर मैं आपका पीएफ का पैसा जोड़ देता हूं, जो आप ऑलरेडी 35 लाख में जोड़ चुके हैं, तो आपका 1 करोड़ का टारगेट 2026 तक पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप पीएफ के टारगेट को नहीं छूना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसे धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना पड़ेगा। और ये जो आप अभी महीने का 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको 30 या 35 के आसपास ले जा पाए और उसको फिर हर साल 8 से 10% बढ़ाते रहें, तो भी आपका 2026 तक 1 करोड़ होने की पूरी संभावना है। ऑब्वियसली ये जो है ये मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और क्योंकि आपका इतना ज्यादा इक्विटी पे डिपेंडेंस है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको एक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अगर देखें, आप 2026 की जगह 2028 या 2030 की सोचें, और उसमें जब भी आपका टारगेट है, मान लीजिए 2028 से 2-3 साल पहले थोड़ा थोड़ा इक्विटी से निकाल के डेट में डालना शुरू करें, तो वो आपके लिए एक सेफर तरीका रहेगा। आप एक और तरीका भी देख सकते हैं। आपने कहा इनको इन्वेस्को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। हाँ, मेरे ख्याल से पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप ठीक है, आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इनको कोटक भी बोल रखा है। मनोज मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। तो मनोज, एक बात तो बहुत साफ है कि अभी आप जितना मौजूदा निवेश कर रहे हैं ना, वो पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। जहां तक रही पीएफ से पैसे निकालने की बात, जो प्रतीक बोल रहे हैं, मेरी नजर में वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पोस्टपोन करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्या कहेंगे आप? ठीक है मैम, मैं आई विल ट्राई टू इंक्रीज आल्सो एंड थोड़ा सा डिले भी कर सकता हूँ, बोथ द ऑप्शंस आई हैव, है ना। और अगर निवेश बढ़ा सकते हैं तो 35 से 40 जो प्रतीक ने कहा है वो आपको ज्यादा सूटेबल होगा। अगर आप इतना निवेश करेंगे हर महीना, हर 6 महीने में ना अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहना। फंड्स के नाम अगर आप मिस कर गए हैं तो ये जो पूरा शो है ना हमारा यूट्यूब पे जाता है, मनी मंत्रा के नाम से प्लेलिस्ट में मौजूद भी है, तो आप वहां देखकर फंड्स के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। थैंक टू यू आल्सो एंड सर आल्सो मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले दर्शक हैं फरीदाबाद से अर्नब। अर्नब भट्टाचार्य जी, नमस्कार सर। कैसे हैं सर? हेलो अर्नब जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपका आ रहा है, बताइए। आप बताइए कैसे हैं? ठीक। अच्छा, तो आप सीनियर सिटीजन हैं या किसी के लिए सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं खुद सीनियर सिटीजन, अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। तो कैसे चल रही है लाइफ? आप आराम से सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं? रिटायर होके जो प्लान किया था कि मजे में आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, वो सब हो रहा है? वही चल रहा है। वही चल रहा है? वाह, ये होती रिटायरमेंट प्लानिंग तो, है ना? बताइए, आपको अपने पैसे निवेश करने हैं कहीं पर? हाँ, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था। हाँ? जो ऐसे तो सीनियर सिटीजन में तो मैंने कुछ लगा के रखा है। हाँ? ठीक है, तो मेरा रेगुलर इनकम जो है इसका कुछ तरीका, मैंने डेट फंड के मैंने नेट पे तो सर्च करके देखा है, तो डेट फंड में जो है तो उसको रिटर्न तो बहुत कम है, 5%, 5.6। तो नॉर्मल से फिक्स डिपॉजिट में रखे सीनियर सिटीजन के लिए वो भी तो 5.5% है। तो उससे रिटर्न ज्यादा मंथली इनकम में कुछ है क्या? बिल्कुल। मुझे कितना सुनना चाहिए। सर, थोड़ा सा ना ये सवाल को प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि आपका मौजूदा इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया हुआ है, किस डेट फंड में किया है, कितनी राशि है, कितने सालों से? डेट फंड में नहीं किया है मैंने। अच्छा। मैक्सिमम पैसे आपको सीनियर सिटीजन में लगाया। हाँ। कुछ मैं आरबीआई बॉन्ड पे लगाया, जो है ना 7.14 ना कितना परसेंट है, 7 इयर्स के लिए वो लॉक इन हो जाता है, वो वाला, वो दोनों छोड़ के। और कुछ पैसा मैंने ऐसे लगा के रखा है इनके टैक्स से बचने के लिए, सेविंग्स फंड के लिए। हाँ, वो तो है। आपको तो हर महीना कितना चाहिए होगा? हर महीने मुझे, देखिए मैंने तो चाह रहा था बिफोर रिटायरमेंट जितना था वो रिटर्न मिल जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है होगा, क्योंकि आरबीआई का दोनों मिलके जितना हो रहा है, आउट थोड़ा ज्यादा चाहिए था मुझे, अराउंड 20,000 25,000। सर, आपको 20,000 रुपए हर महीना मिले, उसके लिए ये जानना जरूरी होगा कि आपने अब तक कितना पैसा निवेश कर रखा है। मैं अभी तक तो 25 25 क्या? 25 लाख? 25 लाख आपने निवेश कर रखे हैं। कहाँ पर? बैंक पे है, और पता है ना आरबीआई बॉन्ड पे है, और उसमें है
एफडी में है और आपने बॉन्ड्स में डाल रखे हैं। सीनियर सिटीजन। चलिए, ये 3 आपने निवेश के विकल्प कंसिडर किए हुए हैं और इन तीनों में से आपको चाहिए 20,000 रुपए हर महीना। कीर्तन, कुछ सफाई आती हुई दिखाई दे रही है देखिए सवाल पर अब, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने इनको SWP रेकमेंड तो किया हुआ है। खैर, वो एक जरिया होगा जिसके जरिए ये अपनी मंथली इनकम ले सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही आपको रिकमेंड करनी होगी। इनकी FDs कब मैच्योर हो रही है, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी कब है, वो जानकारी मेरे पास नहीं है। जितना हो सका मैं फ़ोन पर अभी ले पाई हूँ इनसे। अब बताएं, 25 लाख का निवेश, 20,000 की हर महीना इनकम इनको चाहिए। कविता जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट करने के लिए। अर्नब जी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको 20,000 रुपया महीना चाहिए, जो है 2,40,000 रुपया साल का, तो आपको तकरीबन 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप 6% पे निवेश करते हैं। पर अगर इस 6% की जगह पे अगर आप 7% पे निवेश कर पाए, तो तकरीबन 30-32 लाख रुपए निवेश करने पे भी आपको जो महीने की आमदनी चाहिए वो मैनेज हो सकती है। तो अगर आपको 7% के आजू बाजू रिटर्न चाहिए और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आप रिटायर्ड है, तो सबसे पहले तो आपने एक सही चीज की है कि सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा लगा दिया है। तो सीनियर सिटीजन में आपको 7% के ऊपर का दाम मिल रहा है। आई होप सबसे पहले तो आप इसे 15 लाख की जो लिमिट है वो कंप्लीटली यूज कर लीजिए। उसके बाद आप आरबीआई बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं, जो तकरीबन आपको वापस 7% के ऊपर दे रहे हैं। अभी इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ निवेश के लिए पैसा बच जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रधानमंत्री व्याया वंदना योजना, जो PMVVY स्कीम है जो LIC के थ्रू, उसे भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको 7% के ऊपर का ब्याज दर मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी 20,000 रुपए की जो रिक्वायरमेंट है और अगर आप 30-32 लाख रुपए तक का निवेश कर सके 7% पे, तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो टेकन केयर हो सकती है। पर जब आप म्यूचुअल फंड्स की भी जो बात कर रहे थे अर्नब जी, जो आप डेट फंड में निवेश करने की बात कर रहे थे, देखिए आज इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो है और आज अगर आप SWP करेंगे म्यूचुअल फंड से, तो पॉसिबिलिटी है कि आप 6% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और 6% से ज्यादा पैसा निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कैपिटल डिप हो सकता है। तो इस समय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आरबीआई के बॉन्ड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और PMVVY योजना में जितना पैसा निवेश कर सके कर लीजिए। इसमें आपको हाँ एक थोड़ी सी लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको जब पैसा वापस चाहिए तो इसमें इतना आसान नहीं होगा पैसा निकालना, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा मिले और रिस्क कम हो, तो आई थिंक ब्रॉडली PMVVY कंसिडर कीजिए, आरबीआई बॉन्ड्स जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, और सीनियर सिटीजन स्कीम्स के अलावा। चलिए अर्नब जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको और भी कोई सवाल भेजना है तो एक बार पूरा डिटेल क्वेश्चन भेजिए रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं, अर्पित सिंह फोन लाइन पर है मेरे साथ। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्पित जी, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मेरा एक सवाल है। पूछिए। जी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है फ्रॉम IIT कानपुर। अच्छा। एंड बिफोर दैट कॉलेज टाइम से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपने स्टॉक्स वगैरह में। बट आफ्टर मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी जॉब लग गई, तो मैं अपनी 90% ऑफ माई सैलरी में इन्वेस्ट कर रहा था स्टॉक्स में। और मुझे थोड़ा अच्छी नॉलेज है अबाउट द स्टॉक्स मूवमेंट, टेक्निकल चार्ट एंड ऑप्शंस। कितने साल इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में और कितना मुनाफा कमा चुके हो अब तक? अराउंड 3 years। अच्छा। एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स इज इक्वल्स टू अराउंड 140%। अच्छा, वाह, मुबारक हो। फिर तो अच्छी पकड़ है मतलब बाजार की, है ना? हाँ जी, थोड़ा बहुत मैंने मतलब आप लोगों को चैनल TNBC और ये सब देख के मैं इंतजार कर रही थी कि कब हमारी तारीफ करो। बताओ, म्यूचुअल फंड के जरिए अब निवेश करना है? जी एक्चुअली अब मैं मतलब उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, एज वर्क फ्रॉम होम एंड हो रहा है और मुझे ऑफिस जाना है। तो मैं अपना कुछ पार्ट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ थ्रू म्यूचुअल फंड, एंड आई कैन टेक अनलिमिटेड रिस्क इन दैट बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो फॉर द मैक्सिमाइज रिटर्न्स आई वांट टू नो द म्यूचुअल फंड प्लान्स।
तो तुम अभी इतने अच्छे बाजार के जानकार हो, तो ये तो समझते ही होंगे कि जब भी हम किसी को फाइनेंशियल रणनीति सुझाते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य के तहत सुझाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है, अनलिमिटेड आपने कहा तो है, लेकिन उसको आप कोई फिगर देना चाहते हैं, 10, 15, कोई कॉर्पस की फिगर देना चाहते हैं? अराउंड मैम लाइक 5 years इनिशियली, बिकॉज आई बिलीव इसके बाद मैं शायद फिर से इन्वेस्टमेंट करने लगूँ फुल टाइम। एंड माई पर मंथ में 90,000 के आसपास कर सकता हूँ इन्वेस्ट। हर महीना 90,000? यस यस यस। बहुत बढ़िया। चलिए प्रतीक, मेरे ख्याल से इनके लिए तो निवेश का पूरा मैदान ही खुला हुआ है। देखिए यंग है, रिस्क एपेटाइट इनकी बहुत अच्छी है और इन्वेस्टमेंट की राशि भी इनकी बहुत बढ़िया है। कितनी जल्दी बन जाएंगे ये करोड़पति, मुझे बताएं। आप म्यूट पर हैं। सॉरी यार जी। करोड़पति से पहले सबसे पहले तो मैं अर्पित को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम, राइट, बिकॉज एट दिस यंग एज अगर इतनी जल्दी उम्र, इतनी कम उम्र पे इतना कॉन्फिडेंस इक्विटी मार्केट्स में नॉर्मली दिखता नहीं है लोगों में। एंड नॉर्मली मैंने यही देखा है अक्रॉस द साइकिल्स कि लोग जब मार्केट चढ़ रहा होता है तब आते हैं और जब मार्केट उतरता है तो भाग जाते हैं। पर मेरे को दोनों ही चीजें बड़ी अच्छी लगी कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता अनलिमिटेड है और होराइजन भी लंबा है इन्वेस्टमेंट का। पर मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा अर्पित को, जो मेरे को उनकी अप्रोच में मुझे लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। एक तो है कि 90% ऑफ द सैलरी गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट, दैट आल्सो इन इक्विटी, वो काफी ज्यादा है। और स्पेशली जो उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, और कई बार मुझे मालूम नहीं किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स रिटर्न अच्छा है एंड आई एम होपिंग कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है, हमने कई बार देखा है कि कई बार कुछ स्टॉक्स पे डाउन सर्किट लगता रहता है और लिक्विडिटी इटसेल्फ बिकम्स अ कंसर्न। तो मेरा अर्पित को सबसे पहले एक ये सलाह रहेगी कि एक 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड साइड में बना के रख लें, क्योंकि जब भी इकोनॉमीज ऊपर नीचे जाती हैं, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से करेक्ट करते हैं, तो एक चीज जो ध्यान में रखने की है कि अपने पास जो एक ऐसी मूल राशि अपने पास हमेशा रहे जिससे अपने को कोर इन्वेस्टमेंट को हाथ न लगाना पड़े। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर अर्पित ने ऑलरेडी कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मेरी तरफ से एक सलाह उनको ये रहेगी। दूसरा जो है, आप जो उनका 90% इन्वेस्टमेंट, 90% ऑफ द सैलरी गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स ग्रेट, बट आप यंग हैं तो मेरे हिसाब से ये भी रहेगा कि आप थोड़ा एंजॉय भी करें, बिकॉज इवेंचुअली पैसा जो है इट्स एक माध्यम है, वो एक अंत नहीं है अपने आप में। तो वो माध्यम है आपको बेटर लाइफ आउटकम्स निकालने को। आई नो आई माइट बी साउंडिंग like an old guy here, but you should definitely enjoy your youth. So do try and take out some more for yourself. There's nothing wrong इसमें। आप अपने आप पर खर्चा करने में और थोड़ा एंजॉय करने में कुछ भी गलत नहीं है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप 90% अपनी सैलरी का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्टली आई थिंक जो आप बोल रहे हैं कि मैं स्टॉक से निकल के म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जैसे जैसे आपका नौकरी में व्यस्तता बढ़ती जाएगी, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और की एक्सपर्टीज को यूज करें। और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में कॉस्ट बहुत कम है, तो एक अच्छा एक्सपर्ट, और इंडिया में बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज को आप बहुत कम कॉस्ट पे यूज भी कर सकते हैं। तो आपकी उम्र पे मैं कहूँगा, जैसे मैंने अभी मनोज को पहले बोला था कि आप लगभग 40% आप लार्ज कैप में रखिए, 40% डाइवर्सिफाइड में रखिए, 10% आप मिड कैप में रखिए और 10% नाम बता सकते हैं प्रतीक? हाँ जी कविता जी, कुछ फंड्स के नाम बता सकते हैं आप जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो मैंने पहले बोले थे मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि लार्ज कैप में हम देखेंगे मेरे का जो लार्ज कैप फंड है वो देख सकते हैं, एक्सेस का ब्लू चिप फंड है वो देख सकते हैं। डाइवर्सिफाइड में मैं कहूँगा पराग पारेख वाला जो फ्लेक्सी कैप फंड है और इन्वेस्को ग्रोथ, और मिड कैप में एक्सेस मिड कैप और निपॉन का जो है इंडिया ग्रोथ फंड, और इंटरनेशनल में फ्रैंकलिन वाला फंड, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। चलिए अर्पित, ऑल द बेस्ट आपकी निवेश जर्नी के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार जब आप हमें सवाल भेजें तो कुछ अपने लक्ष्यों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को ध्यान में रखकर भेजें। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल होगा स्वरूप जी का, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, रीट्स में निवेश करना चाहते हैं? स्वरूप जी मैडम,
जी सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि डाइवर्सिफिकेशन अभी इक्विटीज में बहुत चल रहा है कि एक साथ एक में इक्विटीज में सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ। तो अभी रीट जो नया अभी आ रहा है मार्केट में, तो इज इट अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट और नॉट? क्योंकि अभी तो मार्केट में नया नया है, तो क्या आपका मतलब सजेशन क्या है? चलिए, आपका सवाल मैं कीर्तन को दूंगी। कीर्तन, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें वो रीट के बारे में सोचने लग गए हैं। ये अपने आप में जागरूकता, अच्छी जागरूकता की मिसाल है। लेकिन क्या हर निवेशक को रीट में निवेश करना चाहिए? रीट्स वैसे भारत में है तो कुछ समय से, लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और एक रीट्स को लेकर कोई बेहतरीन प्रोडक्ट, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट आया हो ऐसा भी नहीं है। स्वरूप को क्या सलाह देंगे आप? स्वरूप, आई थिंक आपका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और रियल एस्टेट में जनरली टिकट साइज की वजह से रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत यंग एज पे डाइवर्सिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिजिकल एसेट्स में। तो रियल एस्टेट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरे हिसाब से रीट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप अपने पोर्टफोलियो का 5% पैसा वहां जरूर लगा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप रियल एस्टेट को ट्रेडिशनली देखते हैं फिजिकल फॉर्म में और रीट्स को देखते हैं, उसमें एक अंतर यह है कि रीट्स लिस्टेड है और उसमें वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो अगर आप रीट्स में इसलिए निवेश करना चाहते हैं क्योंकि आपका रियल एस्टेट में ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है, तो शायद रीट्स एक सही माध्यम नहीं है। पर रीट्स में अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5% तक पोर्टफोलियो डेफिनेटली रीट्स में हो सकता है। बहुत सारे एडवांटेजेस है दूसरे व्यूअर्स के लिए भी कि रीट्स में क्यों पैसा लगाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आज से 5 साल की बात करूं स्वरूप वेरी स्पेसिफिकली, तो आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स मेरे हिसाब से यहाँ से जरूर ऊपर जाएंगे, पर प्री कोविड लेवल पे पहुंचने में बहुत समय है। यानी आप देखिए रेपो रेट आज से प्री कोविड लेवल तक 225 बेसिस पॉइंट या 2.25% अभी भी नीचे है प्री कोविड लेवल पे। जरूर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, पर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत स्टैगर्ड जाएंगे और इंटरेस्ट रेट ऊपर, और अभी भी प्री कोविड लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स को आने में बहुत समय लगेगा। ये ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के लिए मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर छोटा पैसा निवेश करके अगर एक्सपोजर चाहिए, तो रीट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा रीट्स में जो आपको क्वार्टरली और सेमी एनुअली यील्ड्स मिलते हैं, इसे 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है और 3 में से 2 कंपोनेंट टैक्स फ्री है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रीजन है जिसकी वजह से आपको कैश फ्लो भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और उसमें से काफी हद तक वो जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। प्लस क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है ऑन द बुल साइड, तो उसमें कैपिटल गेन्स होने की भी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप 5% आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेटली रीट में निवेश कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से स्वरूप जी आपको सलाह तो समझ में आ गई होगी जो कीर्तन ने समझाई है, लेकिन रीट्स एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक पूरा शो करना चाहिए, जो कि आगे चलते हुए हम मनी मंत्रा की पेशकश में ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल प्रतीक आपका, कीर्तन आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इसी के साथ आप इजाज़त दें, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी शोज़ अब तक मनी मंत्रा के हुए हैं हमारे चैनल के यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के नाम से, मनी मंत्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां पे आप तमाम शो देख सकते हैं। और अगर आप अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हो, अपने निवेश को बढ़ाना हो, कोई भी स्टेज हो आपके इन्वेस्टमेंट की, आपको सलाह मिल जाएगी। नमस्कार।